हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका कनावत एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और इस सेशन में आज हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास साइंस, जिसके अंदर पहला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था केमिस्ट्री का, जिसके अंदर हमने कुछ 2 नंबर वाले क्वेश्चनों को कंप्लीट किया था। और आज हमारा केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर, जिसको हम पढ़ रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, इसकी आज है हमारी सेकंड क्लास। और सेकंड क्लास बोले तो लास्ट क्लास, फर्स्ट चैप्टर की लास्ट क्लास है। उसके बाद हम सेकंड चैप्टर जो भी स्टार्ट करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इसके लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको आगे आने वाली सेकंड चैप्टर की वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिल सके। तो भाई स्टार्ट करते हैं। हमने पिछली क्लास में हमने 2 नंबरों वाले क्वेश्चनों को डिस्कस किया था और देखो लिखा हुआ है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर क्लास 10th प्रीवियस एग्जाम में जो भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है उन सारे क्वेश्चनों के पैटर्न को, उस लेवल को हमने इस क्लास में कंप्लीट किया है। तो आज का जो सेशन है हमारा, वो सेशन हमारा 3 नंबरों के क्वेश्चनों से स्टार्ट होता है। अब 3 नंबरों के क्वेश्चन क्या हैं हमारे पास, उनकी हम बात करते हैं। तो ध्यान से समझना भाई, 3 नंबर के क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि क्या होता है जबकि, मतलब किसी चीज को अब या किसी पदार्थ को आपस में मिलाया जाएगा, अधिक कोई 2 या 2 से अधिक पदार्थों को आपस में मिला दिया जाए तो क्या होगा भाई। 2 रासायनिक पदार्थों को आपस में मिला दिया जाए तो क्या होगा, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन यही है कि क्या होता है जबकि। करना क्या है हमें ये करना है, आ नंबर का दे रखा है कि जिंक की एक धातु ले लो और इसका एक टुकड़ा ले लो, उस टुकड़े को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल दो भाई आप। मान लो ये रहा एक डब्बा, इसके अंदर हमने भर लिया क्या, कॉपर सल्फेट CuSO4, और एक टुकड़ा ले लिया हमने काय का, जिंक का Zn, ये भी धातु है और ये विलयन भर लिया। तो जैसे ही जिंक का टुकड़ा हमने इस विलयन के अंदर डाला तो क्या होगा भाई, कुछ तो अभिक्रिया होगी, क्योंकि ये सब क्या है, रासायनिक पदार्थ हैं। तो जब रासायनिक पदार्थों के अंदर रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी तो यहाँ पर अवस्था परिवर्तन भी होगा और इनकी संरचना में भी परिवर्तन होगा। अब वो कैसे होगा भाई, इनकी संरचना में परिवर्तन कैसे होगा उसकी अपन बात करते हैं। देखो भाई क्या होता है कि जब हमने जिंक के टुकड़े को कॉपर सल्फेट के विलयन के अंदर डाला तो विलयन का रंग क्या हो जाता है भाई, उड़ जाता है। क्यों? क्योंकि जिंक कॉपर का क्या कर देती है, विस्थापन करके उसे रंगहीन जिंक सल्फेट में बदल देती है भाई। देखो ये रही हमारी जिंक धातु और ये रहा हमारा कॉपर सल्फेट CuSO4 का विलयन। जैसे इन दोनों की क्रिया कराई तो यहाँ पर जो जिंक है ना, वो जिंक SO4 के साथ क्रिया कर लेगा और Cu को क्या कर देगा, यहाँ से हटा देगा। ये अब क्रिया गलत लिखी हुई है, यहाँ से क्या करेगा, Cu को हटा देगा, Cu बन जाएगा आपका और ZnSO4 बन गया। तो विलयन कैसा हो गया भाई, ये रंगहीन विलयन हो जाता है, रंगहीन विलयन। तो याद रखना है आपको कि जैसे ही हम कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक के धातु का टुकड़ा डालते हैं ना, तो उस विलयन का रंग बदल जाता है, यानी रंग उड़ जाता है। वो विलयन कैसा हो जाता है, रंगहीन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया होती है, विस्थापन अभिक्रिया होती है। विस्थापन अभिक्रिया उसे ही कहते हैं जिसमें एक ज्यादा क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देता है, वहां से विस्थापित कर देता है। उस अभिक्रिया को अपन क्या कह देते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कह देते हैं। क्लियर बात भाई? यस। दूसरा क्वेश्चन है हमारा इसी का, दूसरा है हमारा इसका कि एल्युमिनियम धातु का एक टुकड़ा हम तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालते हैं। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का सिंबल हमें याद है क्या होता है, Al, एल्युमिनियम जो कि धातु है। और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसको हम बोलते हैं HCl। ये हमारे आमाशय के अंदर भी बनता है जिसकी वजह से भोजन पचता है। तो हमने क्या लिया, एक धातु का टुकड़ा ले लिया क्या, एल्युमिनियम का, और इसको हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोले तो HCl के विलयन में डाल दिया। तो क्या होगा भाई, ऐसा करेंगे हम तो क्या होगा भाई, देखते हैं कि जब एल्युमिनियम
अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देती है। भाई धातुओं की एक खासियत है कि जितनी भी धातुएं होती हैं ना वो अम्लों से क्रिया करती हैं। मतलब मेटल यानी धातु जब अम्ल से क्रिया करती है, अम्ल, तो क्रिया कर कर वो अम्ल में से किसे हटा देती है भाई, हाइड्रोजन को हटा देती है, और हाइड्रोजन गैस बन के कहाँ निकल जाती है, बाहर निकल जाती है। कंसेप्ट याद रखना है आपको, कोई सी भी धातु हो। तो देखो बात करते हैं एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम जब अम्ल से क्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलेगी भाई, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को ये क्या कर देती है, विस्थापित कर देती है, और एल्यूमिनियम क्लोराइड का एक रंगहीन विलयन बनता है। ये बात आपको याद रखना है, ओटीओ में बहुत पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन कि एल्यूमिनियम धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अंदर डाला जाता है तो क्या होगा भाई, विलयन रंगहीन हो जाएगा, क्या बनेगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा। कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी भाई। ये था आपका ये क्वेश्चन, इसका समीकरण आप याद रख सकते हो। देखो ये रहा हमारा एल्यूमिनियम, ये रहा HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो इसने बना लिया क्या, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई है। ये था क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन इसी का हमें दे रखा है कि जब सिल्वर धातु, सिल्वर बोले तो चांदी, चांदी की हम बात कर रहे हैं, चांदी, चांदी का एक टुकड़ा हम कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो भाई क्या होगा, हमने निकाली चांदी, चांदी का एक टुकड़ा लिया और उसको एक विलयन में डाल दिया, काय में, कॉपर सल्फेट के विलयन में, तो क्या होगा भाई कि सिल्वर धातु के एक टुकड़े को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो कोई अवक्रिया नहीं होती है भाई, कोई अवक्रिया होगी नहीं। क्यों नहीं होगी भाई कोई अवक्रिया, क्यों, क्योंकि जो Ag है ना, जो चांदी है ना, वो बहुत कम क्रियाशील धातु होती है। किसकी तुलना में, इस कॉपर सल्फेट की तुलना में कम क्रियाशील होती है, इसलिए उस विलयन से क्रिया करती नहीं है। जब क्रिया नहीं करेगी तो कोई पदार्थ का निर्माण नहीं होगा, तो यहाँ पर कोई अवक्रिया आपकी नहीं होगी। क्लियर बात। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा क्या, कि क्या विस्थापन अवक्रिया रेडॉक्स अवक्रिया भी हो सकती है, एक उदाहरण की सहायता से समझाइए। तो भाई ये तो पक्की बात है कि जहां पर विस्थापन अवक्रिया हो रही है ना, वहां पर रेडॉक्स अवक्रिया होने के चांस है। और रेडॉक्स अवक्रिया किसे कहते हैं, जहां पर उपचयन भी हो रहा हो और अपचयन भी हो रहा हो, तो हम उसे रेडॉक्स अवक्रिया कह देते हैं। तो क्वेश्चन का जवाब है कि भाई हाँ, लेकिन कैसे, एक उदाहरण भी देना है। तो उदाहरण ये है कि विस्थापन अवक्रिया रेडॉक्स अवक्रिया भी हो सकती है, जैसे कॉपर ऑक्साइड को गर्म कर उसमें हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है तो इसकी सतह भूरे रंग की हो जाती है। ये रहा देखो कॉपर ऑक्साइड CuO, और इसके अंदर हमने कौन सी गैस डाल दी, हाइड्रोजन गैस। जैसे ही इसके अंदर डाली तो इस यहाँ पर कॉपर का और जल का क्या हो जाता है, निर्माण, और ये कॉपर बनने की वजह से ये कैसे रंग का हो जाता है भाई, भूरे रंग का हो जाता है, भूरे रंग का निर्माण हो जाता है। तो मतलब यहाँ पर रेडॉक्स अवक्रिया भी हुई भाई। तो अपन याद रखें कि रेडॉक्स अवक्रिया का मतलब होता है जहाँ पे अपचयन भी हुआ हो और उपचयन भी हुआ हो, तो अवक्रियाओं को तो रेडॉक्स अवक्रिया भी है। तो और क्या हुआ यहाँ पर, तो इस अवक्रिया में जो CuO है, ऑक्सीजन का यहाँ पे ह्रास हुआ है। देखो कॉपर के साथ पहले ऑक्सीजन क्या हुई थी, जुड़ी हुई थी, अब कॉपर में से ऑक्सीजन क्या हो गई, हट गई। कॉपर में से ऑक्सीजन क्या हो गई भाई, यहाँ देखो कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ी है और यहाँ पे कॉपर के साथ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हट गई। यहाँ पे हाइड्रोजन अकेला था, अब हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन क्या हो गई, जुड़ गई। दो अलग अलग बातें हैं भाई, देखते हैं। तो CuO से ऑक्सीजन का ह्रास मतलब हानि होती है, कमी होती है, और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, जो क्रमशः क्या कहलाती है, अपचयन और उपचयन कहलाती है। इसलिए ये क्या है, एक आपकी रेडॉक्स अवक्रिया है। रेडॉक्स उसी को कहते हैं जिसके अंदर अपचयन और उपचयन दोनों चीजें हो रही हैं। क्लियर बात, यस। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, तीसरा। तीसरा क्वेश्चन है आपका कि जब लोहे की कील, अब लोहा ले लो भाई, लोहे का सिंबल क्या होता है भाई, Fe, लोहे का सूत्र होता है क्या, Fe, आयरन। इसको हम डुबोते हैं किसके अंदर, कॉपर सल्फेट के अंदर। तो जैसे ही इसको डुबाया जाता है तो विलयन का क्या हो जाता है भाई, रंग बदल जाता है। इतना पक्की बात है कि रंग बदल रहा है तो कोई ना कोई अवक्रिया तो हो रही होगी। तो हमने लिया क्या भाई, आयरन Fe, और साथ में ले लिया क्या, कॉपर सल्फेट का विलयन CuSO4। जैसे ही हमने आयरन का टुकड़ा इसके अंदर डाला
तो ये बना लेता है क्या, FeSO4 प्लस Cu क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, कॉपर अलग हो जाता है। देखो तो Fe ने किसके साथ क्रिया कर ली, SO4 के साथ, और कॉपर को क्या कर दिया, यहाँ से हटा दिया। तो ये भी क्या हुई आपकी, विस्थापन अभिक्रिया हुई। तो इसमें हुआ क्या कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में डुबोया जाता है, तो ये इस विलयन का रंग कैसा होता है भाई, नीला। तो इस विलयन का रंग हो जाता है कैसा, हरा। आगे है अपने पास, तो लोहा कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को क्या कर देता है, विस्थापित, और फेरस सल्फेट बना लेता है FeSO4, जिसको फेरस सल्फेट या आयरन सल्फेट बोलते हैं। और विलयन का रंग कैसा हो जाता है भाई, हरा। इसलिए विलयन का रंग क्या हो जाता है, बदल जाता है। इतनी सी बात थी इसके पीछे, ये कोई जादू नहीं है, ये केमिस्ट्री है। अक्सर लोग बागों को आपने एंटरटेनमेंट करते हुए कहीं ना कहीं शहर में देखा होगा कि कुछ लोग आप लोगों को इस तरीके के खेल दिखाते रहते हैं, करतब ऐसे दिखाते रहते हैं, तो भाई हमने ये जादू कर दिया। ये जादू नहीं है, ये केमिस्ट्री है भाई। इसको समझोगे, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, इसके पीछे कोई वजह है, तो वो केमिस्ट्री है भाई। ऐसे अंधविश्वास में ना जियो कि ऐसा होता है, कुछ नहीं होता है ऐसा। जो कुछ है वो साइंस है, जो दिख रहा है वो सब में क्या है, साइंस है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्या भाई, आलू के चिप्स। हाँ भाई, चिप्स की याद आ गई, आलू के चिप्स। एक कंपनी है जो कि आलू के चिप्स बनाती है, ठीक है। बहुत से ब्रांड हैं, अपन किसी ब्रांड का नाम नहीं ले रहे हैं। तो चिप्स बनाने की जो थैलियां होती हैं, उन थैलियों के अंदर वो कौन सी गैस भरती है, नाइट्रोजन। और ये बात आपको पता है कि अब वो क्यों भरेगी नाइट्रोजन गैस, क्यों, क्योंकि वो पदार्थ खराब ना हो और लंबे समय तक वो सुरक्षित रखे रहें। क्योंकि बाकी के गैस यदि हम भर देते तो वो उनसे क्रिया करके वो पदार्थ क्या हो जाते, आपके खराब हो जाते। देखते हैं, तो आलू के चिप्स निर्माता चिप्स की थैली में ऑक्सीजन को हटाकर उसमें कौन सी गैस भर देते हैं, नाइट्रोजन, जो कि कम क्रियाशील होती है, जिससे चिप्स का उपचयन ना हो सके। इसलिए आलू के चिप्स निर्माता कंपनी चिप्स की थैली को कौन सी गैस से भर देते हैं, जिससे नाइट्रोजन भरने से उन पदार्थों का ना तो स्वाद बदलेगा, ना रंग बदलेगी, ना गंध बदलेगी, वो ताजा के ताजा रखे रहेंगे। इसलिए पॉप्स हैं, चिप्स के पैकेट हैं, वो हमेशा फूले हुए रहते हैं। तो उनके अंदर कौन सी गैस भरी रहती है, नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। अगला क्वेश्चन, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। भाई बैलेंस अभिक्रिया की हम बात कर रहे हैं, बैलेंस रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं कि ये संतुलित रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं भाई। तो देखो, संतुलित रासायनिक अभिक्रियाओं का मतलब है, जैसे कि ये अभिक्रिया आपके सामने जस्ट एक नीचे दे रखी है, इसमें हम ये देखते हैं कि ये तीर से पहले, एरो से पहले जितने तत्व या जितने परमाणु हैं, उतने ही तत्व और उतने परमाणु इस तीर के बाद होना चाहिए, बराबर बराबर होना चाहिए, तो अभिक्रिया बैलेंस है, अदरवाइज अभिक्रिया बैलेंस नहीं है। तो देखते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण, जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारक, इधर वालों को क्या बोलते हैं भाई हम, अभिकारक, और इधर वालों को हम बोलते हैं क्या, उत्पाद, ये कहलाते हैं हमारे उत्पाद। तो अभिकारक और उत्पादों का कुल द्रव्यमान क्या होना चाहिए, समान, अर्थात अभिक्रिया के पहले ये रहे एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व या परमाणुओं की संख्या क्या होना चाहिए, समान। तो वह समीकरण क्या कहलाता है, आपका संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। और बहुत इंपोर्टेंट बात भाई, यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम का क्या करता है, पालन करता है भाई। ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम का क्या करता है, पालन करता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना अति आवश्यक है, तभी जाके हम रासायनिक समीकरण को क्या कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं। तो यहाँ चेक करते हैं, देखो कॉपर कितना है भाई, 1, इधर भी कितना है कॉपर, 1, इधर SO4 है भाई यहाँ पे, ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा है, SO4 है यहाँ पे। तो यहाँ पे SO4 पूरा, यहाँ पे भी SO4, यहाँ आयरन 1, यहाँ भी आयरन 1। बोलो दोनों साइड तत्वों और परमाणुओं की संख्या बराबर है कि नहीं है, बराबर है, तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। क्लियर बात। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई, धीरे धीरे हम चैप्टर की एंडिंग की ओर चल रहे हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की हम, विकृति गंधता। विकृति गंधता मतलब बेकार हो जाना, गंध था मतलब गंध आने लगा, उनमें से स्मेल आने लगना। तो ये क्वेश्चन हमने 2-3 बार डिस्कस कर लिया है कि विकृति गंधता किसे कहते हैं और खाद्य पदार्थों को बचाने हेतु कौन सी प्रक्रिया अपनाएंगे भाई आप।
तो तेल, वसा युक्त खाद्य सामग्री वायु या ऑक्सीजन के संपर्क में अधिक समय तक रखी रहने पर उपचयित होकर अपना क्या बदल देती है? स्वाद, गंध बदल कर कैसी हो जाती है? बेकार या विकृत हो जाती है। इसे ही हम क्या कह देते हैं? विकृति गंधता। इसलिए हम इन्हें कौन सी गैस से बचाएंगे? नाइट्रोजन से बचाकर हम इनको रखेंगे। नाइट्रोजन से बचाकर हम इसे रखेंगे। क्लियर बात? यस, क्लियर। अब आ जाते हैं हमारे सामने 4-4 अंक वाले क्वेश्चन। 4 अंक वाले क्वेश्चन हमारे सामने आ जाते हैं भाई। तो बात करते हैं, देखो 4 अंक वाले क्वेश्चनों की हम, और जिसमें हमसे पूछा जा रहा है कुछ समीकरणों के बारे में कि निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कीजिए। भाई जैसा बोला गया है उसके द्वारा उन समीकरणों को हमें इस रूप में लिखना है। हमसे कुछ स्टेटमेंट कथन दिया गया है और उसको हमें इस समीकरण के रूप में बदल के लिखना है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखना भाई। देखो सबसे पहले बोला गया हमें कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके क्या बनाती है? अमोनिया। ठीक है भाई, ऐसा बोला है वैसा अपन कर देते हैं कि ये ले लिया हमने क्या? नाइट्रोजन N2, और ये किसके साथ संयोग कर रही है भाई? हाइड्रोजन के साथ। संयोग मतलब जुड़ना, संयोजन अभिक्रिया अभी हमने पढ़ा था। नाइट्रोजन N2 हाइड्रोजन H2 गैसों के नाम लिख लिए, संयोग करके ये बनाती है क्या? अमोनिया। तो अमोनिया का भी सूत्र हमें याद होना चाहिए। अमोनिया का सूत्र होता है NH3। ये भाई ये समीकरण लिख दिया। अब इसको करना है हमें क्या? बैलेंस, क्योंकि उसने बोला है कि संतुलित कीजिए। पहले लिखिए फिर उनको संतुलित कीजिए। अब बैलेंस करते हैं अपन। देखो कैसे कि इधर नाइट्रोजन कितने हैं भाई? 2। इधर नाइट्रोजन कितना है? इसको भूल जाओ, ये H के साथ 3 लगा है, ना कि नाइट्रोजन के साथ 3 है। तो यहाँ नाइट्रोजन कितना है? 1, और इधर कितना है? 2। तो इधर 2 है तो इधर भी कितने नाइट्रोजन होने चाहिए? 2 होने चाहिए। सीधी सीधी बात, नाइट्रोजन बैलेंस हो गए। अब हम हाइड्रोजन की बात करते हैं। इधर हाइड्रोजन कितने हैं? 2। अभिक्रिया के पहले हाइड्रोजन कितने हैं? 2, और इधर हाइड्रोजन कितने हैं? 3। तो ये दिख ही रहे हैं, और 2 का गुणा हो रहा है, तो 3 दूनी 6। तो 6 इधर भी होना चाहिए। अभी इधर तो 2 है, 2 के साथ कितने का गुणा करेंगे? 6 हो जाए। 3 दूनी 6, तो 3 दूनी 6 हाइड्रोजन इधर, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन इधर, और N2 2 इधर है और 2 N2 इधर है। तो ये समीकरण हो गया अपना बैलेंस। आप अभिक्रिया को यहाँ देख सकते हो, ये रही आपकी अभिक्रिया। तो ये लिख दी हमने क्या? संतुलित रासायनिक अभिक्रिया आपकी। ऐसे दूसरा दे रखा है हमें क्या कि एक लिया हमने हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ये रहा हमारा क्या? हाइड्रोजन सल्फाइड। इधर लिखते हैं समीकरण को, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, और गैस का हमने वायु में दहन कराया। ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या कराई? इसकी क्रिया कराई भाई। वायु में क्या कराया? दहन कराया। ऐसा कराया तो जल बना और सल्फर डाइऑक्साइड बना। क्या बना भाई? जल, और क्या बन गया? सल्फर डाई, SO2। ये बन गए भाई हमारे पास पदार्थ। क्लियर? जैसे इन पदार्थों का निर्माण हो गया तो अब हमें करना है, हमने पहले तो समीकरण लिख लिया, अभी संतुलित नहीं है, ये असंतुलित है। और असंतुलित समीकरण को हम एक नाम से और जानते हैं, इसे हम कंकाली समीकरण भी कहते हैं भाई। एग्जाम में पूछा गया है जी एक बार, तो कंकाली समीकरण किसे कहते हैं? तो जो समीकरण बैलेंस नहीं है, संतुलित नहीं है, उस समीकरण को हम क्या कह देते हैं? कंकाली समीकरण। जो बैलेंस है उसे तो अपन कह ही रहे हैं कि बैलेंस समीकरण, संतुलित समीकरण। ठीक है, तो यहाँ बैलेंस करते हैं भाई। यहाँ बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम किसको काउंट करें भाई? हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर भी कितनी है? 2। तो ऑक्सीजन को कर लो। ऑक्सीजन कितने हैं? इधर 2, और इधर कितने ऑक्सीजन? 2। तो ये हैंगे ही, एक इधर और रहेगा, 3 ऑक्सीजन है सर इधर। तो इधर कितने हैं? 3। तो इधर 3 है तो इधर भी 3 होना चाहिए, लेकिन 2 को हम 3 तो बना नहीं सकते, लेकिन कुछ मल्टीप्लाई करेंगे हम। मल्टीप्लाई करके ही ऐसा किया जा सकता है। अब तत्वों के साथ गुणा करेंगे हम। तो गुणा करने की बात करें तो हम 2 का गुणा किसके साथ करें? तो 2 3 6 कर दो, या 2 दूनी 4 कर दो, तो इधर 4 हो जाएंगे, तो इधर 4 नहीं बना सकते, तो 6 तो बना सकते हैं ना। तो 2 3 6, 3 का गुणा करें तो ऑक्सीजन कितने हो गए? इधर 6। अब यहाँ गिन लेते हैं ऑक्सीजन। यहाँ कितने हैं ऑक्सीजन? अभी 2, और यहाँ कितने हैं? अभी 1। तो यहाँ पे कितने का गुणा करें कि हमारे ऑक्सीजन इतने के इतने बन जाए भाई सल्फर के साथ? तो देखो 4 तो आप यहाँ बना दो, 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, और 2 यहां से ले लो, 4 और 2 ऑक्सीजन 6 हो गए। अब इनको बैलेंस कर लो। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 दूनी 4, तो 2 दूनी
4। अब सल्फर भी देखो अपने आप 2 हो गए, देखो ये अपने आप 2 हो गए, तो ये बैलेंस हो गई। देखो 2H2S 2H2S 3O2 3O2 2H2O 2H2O और 2SO2 2SO2। ये समीकरण है हमारी संतुलित बैलेंस समीकरण, रासायनिक समीकरण। ऐसे करना पड़ता है हमें। क्लियर बात? तो जो संतुलित रासायनिक समीकरण से संबंधित जो क्वेश्चन है ना भाई, आने वाले 2023 और 24 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए आगे आने वाले एग्जाम में। क्लियर बात? आगे की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कुछ परिवर्तन हमें दे रखे हैं। क्या परिवर्तन दे रखे हैं कि निम्न में से कौन सा परिवर्तन ऊष्माक्षेपी है और कौन सा परिवर्तन ऊष्माशोषी है। भाई देखो अभिक्रियाएं दे रखी हैं दो, हमें दो अभिक्रियाएं जस्ट अभी हमने पढ़ी थी। क्या ऊष्माक्षेपी किसे कहते हैं? जिसमें से ऊष्मा उत्सर्जित होती है, मतलब निकलती है, जिसमें से ऊष्मा उत्सर्जित होती है, निकलती है। और जिस अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है, अवशोषित होती है, उस अभिक्रिया को हम कह देते हैं ऊष्माशोषी। तो नाम देख के पता चल जाएगा। जैसे कि हमें पहला दे रखा है कि फेरस सल्फेट का अपघटन, अपघटन मतलब टूटना। तो टूटेगी कब कहीं कोई चीज? जब हम उसको क्या करेंगे? गर्म। गर्म कब होगी? जब जिसमें से ऊष्मा निकलेगी। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि गर्म करने पर अपघटन होता है, तो उस अभिक्रिया को हम क्या कह देंगे भाई? ऊष्माक्षेपी। क्लियर बात? सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण, सल्फ्यूरिक अम्ल में क्या मिला दो भाई आप? पानी मिला दो। जैसे ही सल्फ्यूरिक अम्ल में पानी मिलाएंगे तो भाई उसमें से भी जल मिलाने पर विलयन कैसा हो जाता है? गर्म हो जाता है। गर्म हो गया तो उसमें से ऊष्मा क्या हो रही है? निकल रही है। तो ये क्या हो जाएगी? ऊष्माक्षेपी। सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोलना, ये भी कैसी होगी भाई? ऊष्माक्षेपी। और अमोनियम क्लोराइड को जल में घोला जाएगा तो ये नहीं घुलेगा। इसे घोलने के लिए हमें क्या देनी पड़ेगी? ऊष्मा देनी पड़ेगी। तो ये अभिक्रिया है हमारी कौन सी? ऊष्माशोषी अभिक्रिया भाई। अगला क्वेश्चन हो, इन अभिक्रियाओं को और डिस्कस कर लें। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, उनके एक एक उदाहरण और ले लो। तो देखो अभी हमने पढ़ा था क्या? ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों के साथ साथ यदि ऊष्मा निकलती है तो उसे हम क्या कह देते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कह देते हैं। और जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है वह अभिक्रिया क्या कहलाती है? आपकी ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। दोनों के एक एक उदाहरण दे रखे हैं। जैसे कि हमें जहां दे रखा है CH4, इसकी क्रिया हमने 2O2 के साथ कराई तो CO2 बन गया और H2O बन गया और साथ में क्या मिल गया? हमें ऊर्जा निकल गया। तो इस अभिक्रिया में ऊर्जा बाहर निकलेगी तो हम उसे कह देंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और जिस अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होगी, जैसे कि PbNO3 का होल ट्वाइस, इसको तोड़ने के लिए, इसको विघटन करने के लिए हमें इसको ऊष्मा देनी पड़ेगी। तो ये अभिक्रिया कहलाएगी अपनी क्या? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। क्लियर बात? और अगला क्वेश्चन है हमारा क्या? संचारण को परिभाषित कीजिए, मतलब जंग लगने को। और जंग लगने से बचाव के लिए कोई दो उदाहरण दीजिए कि हम कौन कौन से तरीके से जंग लगने को बचा सकते हैं। तो देखो जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल हो सकता है, आर्द्रता हो सकती है, नमी आदि के संपर्क में आती है तो ये क्या हो जाती है? संचारित हो जाती है, मतलब इनमें जंग लगने लगती है। इसी क्रिया को अपन क्या कह देते हैं? संचारण। इसके दो उदाहरण है, जैसे कि लोहे में जंग लगना अर्थात उस पर लाल भूरी परत का जमना, और एक और है चांदी की सतह का काला पड़ जाना। ये भी जंग लगने का ही उदाहरण है आपका। तो ये वातावरण की नमी से क्या कर लेती हैं? क्रिया कर लेती हैं। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है हमारा क्या? विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में अंतर बताइए। तो भाई ये क्वेश्चन भी हमारा लगभग हो गया है, 90% तो हो गया है। कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को पृथक करके उसका स्थान क्या कर लेता है? स्वयं ग्रहण कर लेता है। जबकि द्विस्थापन में क्या होता है? इसमें अभिकारकों के बीच आयनों का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। जैसे कि एक विस्थापन अभिक्रिया का बहुत अच्छा खासा उदाहरण दे रखा है हमें क्या?
कि इस आयरन को यदि कॉपर सल्फेट के विलयन में मिलाया जाए तो ये आयरन इस कॉपर सल्फेट को यहाँ से हटा देगा और खुद जुड़ जाएगा। ये CO को अलग कर दिया, तो ये क्या हुआ यहाँ पे विस्थापन। और यहाँ पे है द्विविस्थापन अभिक्रिया, जैसे कि ये रहा सोडियम और ये रहा क्लोरीन। सोडियम ने और क्लोरीन ने क्रिया की और BaSO4 इन दोनों ने आपस में क्रिया की, तो BaSO4 NaCl2 ये बन गया। तो यहाँ पे क्या हुआ भाई, आयनों का आदान प्रदान हुआ। कैसे, जैसे कि ये दे रखा है NaSO4 Na2SO4 और साथ में हमें दे रखा है क्या, एक BaCl2। Na ने इसके आयन को ले लिया और SO4 को इसने ले लिया। तो देखो इनने अदला बदली कर ली, किसकी, आयनों की। तो जहां आयनों का आदान प्रदान हो जाता है वहां कौन सी अभिक्रिया होती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। और ये था हमारा आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन जो कि कंप्लीट हुआ, जिसमें हम पढ़ रहे थे 10th क्लास बायोलॉजी चैप्टर 1 जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, जिसको हमने 2 पार्टों में कंप्लीट किया हुआ है। इससे पहले का पार्ट देखने के लिए आप कनावत एकेडमी के इस चैनल पर जाकर उसकी प्लेलिस्ट में जाकर आप इससे फर्स्ट वाली क्लास को क्या कर सकते हो, देख सकते हो। और इस क्लास को आगे की क्लासों को लेने के लिए, क्यों, क्योंकि अब इस चैप्टर के बाद हम केमिस्ट्री का ही अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे भाई, सेकंड चैप्टर। और सेकंड चैप्टर का नाम है क्या, अम्ल क्षार एवं लवण। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और व्यवहारिक जीवन में हमें बहुत काम में आता है। तो इस चैप्टर की नोटिफिकेशन लेने के लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब, और साथ में बेल आइकन भी दबाते जाइए। तो आपको आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलेगा, जिससे कि आप सारी वीडियो को, सारी क्लासों को क्या कर सकोगे, पढ़ सकोगे और देख सकोगे। भाई प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्यों, क्योंकि एग्जाम आ गए हैं बहुत ज़्यादा नज़दीक। तो हमें अब हमारी पढ़ाई का जो टाइम टेबल जो हमने पूरे साल भर से सेट किया रखा था, उस टाइमिंग में थोड़ा सा बदलाव करके, थोड़ा सा प्रैक्टिस करके प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। और क्लासों में जो आपको नोट्स बनवाए गए हैं उन नोट्सों को भी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। कोई बात यदि फिर भी समझ में नहीं आती है तो आप हमें हमारे इस चैनल पर कमेंट कर सकते हो, उस कमेंट में हम से आप अपने डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे आगे आने वाली क्लास में रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण में। और इसको कंप्लीट करने के बाद हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है अम्ल क्षार एवं लवण। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। सब बिंदास पढ़ाई करो, बिंदास रहो, मस्त रहो और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहो। धन्यवाद भाई।